तो हेलो बच्चों। तो स्वागत है आप सबों का इस वीडियो में। आज हम लोग क्लास 10th के झारखंड बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं वे सभी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपके एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल फंसने वाले हैं और जिस तरह से आपका एग्ज़ाम पेपर आएगा बिल्कुल उसी तरह के फॉर्मेट में मैं आपको सवाल यहाँ पे मैं कराने जा रहा हूँ। देख सकते हैं कि आप मेरे पास सामने जो है एक सवाल है, एक सैम्पल पेपर है एग्ज़ाम का। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आप इसे देख करके ज़रूर जाइए, आपको एग्ज़ाम में ज़रूर फ़ायदा पहुँचेगा। ठीक है, आपको इसी तरह का हूबहू सवाल आपको देखने को एग्ज़ाम में मिलेगा, तो आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा, ऐसा उम्मीद करता हूँ। काफ़ी हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम के लिए। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग बिना समय को बर्बाद किए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला सवाल जो है वो कहता है कि संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हाँ, ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर में आएगा, ये सवाल आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में आपको मिलेगा। लेकिन मैं आपको इसे सॉल्व करने का मैं तरीका बता देता हूँ कि अगर 140 के जगह पर मान लिया जाए 256 आ जाए तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, मैं वो तरीका आपको सिखा देता हूँ। सबसे पहले देखिए, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने को कहा गया है। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है? सबसे पहले समझो कि अभाज्य संख्या होता क्या है। अभाज्य संख्या का मतलब है कि आपके सामने यानी कि वो संख्या 2 से टूटना चाहिए, 3 से टूटना चाहिए, वो संख्या आपका 5 से टूटना चाहिए, वो संख्या आपका 7 से टूटना चाहिए, मतलब जिसका और खंड ना हो, वही है आपका अभाज्य संख्या। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए मेरे सामने यहाँ 140 दिया हुआ था, हम इसको ऐसे करेंगे और देखेंगे कि ये किससे विभाजित हो रहा है, 2 से। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 70। फिर ये किससे विभाजित हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 2 तिया 6, 2 पचे 10। ठीक है, अब देखेंगे इसके लास्ट डिजिट में कितने हैं, 35, यानी कि लास्ट में कितने हैं, 5, यानी ये 5 से जाएगा, 5 सते 35। फिर कितने बार में जाएगा, 7 एके 7, यानी कि 7 एक अभाज्य संख्या है। एक तो हम लोग लिखते ही नहीं है, तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हो या यहीं तक आप छोड़ सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम लोगों ने इसे किस प्रकार लिखा, 2 × 5 × 7। एक को नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ सिर्फ बोला है कि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है, तो एक जो है वो अभाज्य संख्या नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ हम लोग लिखे हैं 2 × 5 × 7, तो इसका मतलब हो गया 2² × 5 × 7। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। यानी कि इस तरह का जिस ऑप्शन में रहेगा या ये जिस ऑप्शन में रहेगा हम उसी को क्या करेंगे, टिक कर देंगे। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 बोला गया है कि किसी बहुपद px के लिए p बराबर px का ग्राफ दिया गया है, px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। और ये फिगर आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर देखना है कि px में यानी कि x अक्ष में कोई लाइन जो है कितने बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये लाइन ऐसे करके आया और यहाँ से ये कट करके निकल गया, यानी कितने बार कट लगाया है, ये एक ही बार कट लगाया है। तो हम लोग यहाँ पर इसका आंसर में बस इतना सा लिखेंगे कि शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर कितना आंसर हो जाएगा, 1। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। जैसे कि अगर मान लिया जाए कोई ग्राफ अगर ऐसे रहता, ये एक्स है, एक्सिस है, ये आपका हो जाएगा वाई और ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस और ये इसका क्या है, मूल बिंदु है। मान लिया जाए कोई लाइन अगर ऐसे करके इसको ऐसे करके आके कटिंग किया होता तो फिर इसका आंसर क्या हो जाता, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो जाता, 2, क्योंकि ये लाइन को ये 2 बार ये काट रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो बच्चों आप सवाल देख रहे होंगे कि k का वह मान बताइए जिसके लिए समीकरण युग्म kx + 2y = 5, 3x + y = 2 का कोई हल नहीं है। ये लाइन आपको जो दिया गया है कोई हल नहीं है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम लोग इसको समझते हैं। यहाँ पर ये जो समीकरण लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, kx + 2y, ये बराबर 5 है। इसको बराबर किस बार लेके आएंगे तो क्या बनेगा, -5 = 0। उसी तरह से आगे जो समीकरण लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है क्या, 3x + y - 2 = 0। ये समीकरण आप देख रहे होंगे। अब इसमें जो है क्या क्या चीज़ आपके सामने दिया हुआ है, तो आप जानते हैं कि a1 बराबर क्या है, ये k दिया हुआ है, ये आपका b1 है, ये क्या दिया हुआ है 2, और ये आपका c1 है, ये क्या दिया है -5।
उसी तरह से दूसरा समीकरण में देखेंगे तो A2 बराबर क्या दिया है 3, और ये B2 बराबर आपके सामने यहाँ पर क्या दिया है 1, और यहाँ C2 बराबर क्या दिया हुआ है -2 दिया हुआ है। तो यहाँ सवाल में बोला था कि कोई हल नहीं है। जब भी ये सिचुएशन आता है कोई हल नहीं है तो हम क्या कहते हैं A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, क्योंकि कोई हल नहीं होने की स्थिति में ये बात कही जाती है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर B1/B2 जो है वो C1/C2 के बराबर नहीं है, या फिर A1/A2 जो है वो C1/C2 के बराबर नहीं है। तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है, ये दोनों तो बराबर है ना, और हमको निकालना भी है K का मान जो कि A1 से रिलेट कर रहा है। तो बस हम लोग को बस इतना से मतलब है, हम लोग ये वैल्यू यहाँ पे पुटिंग करेंगे। तो A1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो आप बोलोगे K दिया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से समझते चलो, A2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है बराबर। B1 का वैल्यू क्या दिया है, तो आप बोलोगे 2, और B2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या करते हैं हम लोग, इस सिचुएशन में हम लोग करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, देखिए 1 को K से गुना करेंगे तो क्या आएगा, आप बोलोगे K आएगा बराबर, और अगर 3 को 2 से गुना करेंगे क्या आएगा 6। यानी इस प्रकार से यहाँ पर K का वैल्यू क्या निकल के आएगा 6, यानी कि 6 जिस ऑप्शन में होगा हम उस ऑप्शन को क्या करेंगे, टिक कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए कहता है कि यदि 10A बराबर √3 है तो A का मान लिखो। क्या होगा A का मान, चलिए हम लोग पता करते हैं। तो सबसे पहले दिया क्या है, तो हम बोलेंगे 10A बराबर दिया है √3, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 10A बराबर 10 60 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 10 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है। देखो बच्चों, अगर आपको ये मान सारणी याद रखने में प्रॉब्लम है तो मैं इसी YouTube चैनल पर जो है मान सारणी याद रखने का काफ़ी अच्छा ट्रिक वीडियो बनाया हुआ है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया हुआ हूँ, उसको आप देख लेना, या फिर चैनल में जाओगे खोजोगे तो आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, बेसिक मैथमेटिक्स NCERT मैथमेटिक्स करके मिल जाएगा, वहीं पर मैंने आपको ये वीडियो अपलोड कर दिया है। त्रिकोणमिति से रिलेटेड जितने भी वीडियो है मैंने अपलोड कर लिया, आप चैनल पर जाओ। 10 क्लास के जो भी विद्यार्थी हो, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो है वो आपके लिए। अब देखो बच्चे, होता क्या है, पॉइंट पे हम लोग आते हैं। देखो 10A बराबर क्या हो गया, 10 60 डिग्री हो गया, यानी कि 10 और 10 यहाँ से कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, A इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो आप इस प्रकार के कोई भी सवाल को आप लोग बना सकते हो, ठीक है। मान लिया जाए कल दिन सवाल क्या करता है कि यहाँ पर दे देगा 2 sin थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आप बोलेगा कि बताओ थीटा इज इक्वल टू 1, तो आप कैसे निकाल लोगे, यहाँ से फटाक से करोगे क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो अब देखो यहाँ से क्या आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 होता है। तो यहाँ से साइन साइन कट जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। आप ऐसे करके बना लोगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक तरीका बता दिया, अब इसके जगह पर एग्जाम में कुछ भी रहेगा तो आप बना सकते हो, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। सवाल कहता है कि यदि द्विघात बहुपद 6x² - 7x+3 के शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताओ। अब देखो, इसके लिए आपको शून्यक निकालने मत लग जाना कि शून्यक निकाल रहे हैं ऐसे इसको गुना कर रहे हैं फिर तोड़ रहे हैं, हाँ वैसे भी आंसर आ जाएगा, पर सबसे अच्छा तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसमें देखिए सबसे पहले दिया हुआ है एक द्विघात बहुपद आपके सामने दिया हुआ है 6x² - 7x+3 दिया हुआ है, जिसमें हम लोग जानते हैं कि a का मान कितना है 6, b का मान कितना है 7 और c का मान हमारे सामने कितना है 3। ये बात आपको पता है, और हम लोग को ये भी पता है कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग, क्या बोलते हैं हम लोग, शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b/a होता है। तो हम लोग क्या करेंगे -b, तो माइनस तो लगा हुआ है, b का वैल्यू क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे b का वैल्यू क्या है -7। देखो यहाँ पे माइनस लगाना मैंने भूल गया था, आप एग्जाम में मत भूलना, ठीक है। देखो यहाँ पे -7 है, यहाँ पर -7 ऐसे लिखना पड़ेगा, बट्टे में क्या लिखेंगे a का वैल्यू क्या है यहाँ पे 6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +7 बटा क्या आ जाएगा 6, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7/6 जिस ऑप्शन में रहेगा आप उसको टिक करके आ जाना। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि 7 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि ज्ञात करो। तो बच्चे आपको पता होगा, देखो ये व्यास दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर आपका क्या दिया हुआ है व्यास, यानी कि आप जानते हो ये एक वृत्त है आपके सामने, तो ये इसका क्या है पूरा का पूरा ये क्या है व्यास है ना। सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं बच्चे। तो इसका जो आधा है वही त्रिज्या है, ये त्रिज्या हो गया। तो हम लोग को त्रिज्या से मतलब होता है परिधि निकालने में।
तो हम लोग जानते हैं कि व्यास बराबर जब हमारे सामने 7 दिया हुआ है तो हम जानते हैं कि मेरे पास जो त्रिज्या होगा, त्रिज्या बराबर क्या होता है, तो वो व्यास का बच्चा आधा होता है, यानी कि 7/2 क्या है, ये सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा था परिधि निकालो, तो हम लोग जानते हैं क्या कि वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2πr होता है। 2π का वैल्यू क्या है 22/7 और r का वैल्यू क्या है 7/2। यहाँ से देखो 7 1 जा 7 कट जाएगा, 2 1 जा 2 यहाँ से कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। इसका जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। आपके सामने वहाँ एग्जाम में ऑप्शन रहेगा, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, पर आपके सामने वहाँ एग्जाम में ऑप्शन रहेगा तो आप आराम से कर सकते हो। पर आपको मैथमेटिक्स है तो आपको सॉल्व करने तो आना चाहिए, मैथ है तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। सबसे पहला सवाल कहता है कि भुजाओं के समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं, देखो बच्चा दो तरह का सवाल बन सकता है यहाँ से। अगर संगत भुजाएं बोलेगा तो वो क्या होगा, समानुपाती होगा, समानुपाती, बस इसका आंसर हो गया ये समानुपाती। लेकिन अगर इस जगह पे अगर ये कोण दे देता, कोण, तो क्या हो जाता, कोण रहता तो आंसर हो जाता है इसका क्या, बराबर। बात समझ में आया। अगर यही सवाल अगर ऐसे बोलता कि भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि उसके संगत भुजा समानुपाती है, लेकिन संगत कोण पूछ देगा तो क्या बोल दोगे, बराबर। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये चीज आपका नहीं पूछा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। तो बच्चा अगला सवाल कहता है कि प्रथम 5 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। अरे बच्चा देखो, आप जानते होंगे प्रथम सम प्राकृत संख्या, सम प्राकृत संख्या आपके सामने एग्जाम में ऑप्शन रहेगा। मैं अभी आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप ऑप्शन देखोगे और आप आंसर लगा लोगे, पर मैं आपको कंसेप्ट भी सिखा देता हूँ। मान लिया जाए यहाँ सम संख्या ना दिया हो एग्जाम में, कुछ और दे दिया हो या अटपटा सा कोई संख्या दे दिया हो, तो किसी भी संख्या का अगर आपको माध्य निकालना है तो उसके लिए क्या तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। तो प्रथम 5 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो सबसे पहले पता तो कर लो प्रथम 5 जो है सम प्राकृत संख्या कौन सा है। तो सम संख्या कहाँ से शुरू होता है बच्चे, तो 2, फिर आपका हो जाएगा 4, फिर 6, फिर 8, फिर ये आपका हो गया 10, 5 हो गए ना, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए। अब हमें इनका निकालना है क्या, माध्य। देखो बच्चा माध्य निकालने का तरीका क्या होता है, सभी संख्याओं का योग या फिर सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग बटे क्या होता है, प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों यानी कि संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। तो बच्चे बताओ सभी प्रेक्षणों का योग मतलब क्या, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 बाई कितना हो जाएगा, प्रेक्षणों की संख्या कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो हम लोग क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे इसको, सिंपल सा। अब जोड़ो कितना आएगा, 6, 6 और 6 12, 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, 20 और 10 हो जाएंगे 30, तो यहाँ पे लिखेंगे 30/5, 5 से ये कट जाएगा 6 टाइम में, तो 6 आंसर आ गया। लेकिन क्या आपके सामने एग्जाम में ऑप्शन रहेगा कि आपको ऐसा बनाना है, बिल्कुल भी नहीं बनाना है। क्यों, क्योंकि आप हमसे पढ़ के जा रहे हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे इस पर नजर रखो, सम 5 संख्या, इस पर नजर रखो, कुछ मत करना। अगर प्रथम 5 सम संख्या बोलेगा तो 5 में से 1 जोड़ देना, 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। देख लो 6 आंसर आया भी है। वही पूछ देता कि प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य निकालो, तो आंसर 11 आ जाता। बात समझ में आया। लेकिन ध्यान रखना बच्चा कि अगर यहाँ सम के जगह पर अगर वो कर दिया जाए विषम संख्या, प्रथम विषम प्राकृत संख्या, ठीक है ना, प्राकृत संख्या का, तो ध्यान रखना कि जो यहाँ नंबर दिया रहेगा, जो भी n नंबर दिया रहेगा यहाँ पे n नंबर, वही उसका माध्य भी हो जाएगा। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य निकालो, सवाल है, चलो मैं आपको यहीं पर लिख के बता देता हूँ कि प्रथम 5, क्या लिख रहा हूँ मैं, प्रथम 5 विषम
प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। तो बच्चा इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मैंने आपको बताया कि जो नंबर दिया है वही नंबर इसका आंसर हो जाएगा, वही नंबर आप इसका आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से करके निकाल के देख लो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना? चलो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये सब चीज़ें आपसे नहीं पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। जो पूछा जाएगा मैं सिर्फ आपको उसका सॉल्यूशन कराता हूँ एग्जाम में। देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः √2 और 1/√3 दिया हुआ है। यानी कि बच्चे शून्यकों का योग मतलब क्या? मैंने आपको बताया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपको कितना दिया है? √2 दिया है। और शून्यकों का गुणनफल मतलब क्या? 1/3 दिया हुआ है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या दिया है? 1/3 दिया है। और हमको निकालने बोला है द्विघात बहुपद। वेरी इजी सवाल। देखो बच्चा, होता क्या है कि द्विघात बहुपद बराबर एक तरीका होता है निकालने का, एक फॉर्मेट होता है। उस तरीका को आपको सीखना है। क्या होता है? एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप इस तरीका से करके निकाल लो। आप देखो बच्चे, एक्स का स्क्वायर है तो इसके जगह पर तो एक्स का स्क्वायर ही आएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा। देखो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है? √2x दिया हुआ है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या दिया है? 1/3। देखो बच्चे, अगर ऑप्शन में अगर ये रहा तो आपको ये टिक मारना है। अगर ऑप्शन में ये रहा तो आपको यही टिक मारना है। अगर ऑप्शन में ये नहीं रहा तो आपके सामने ऑप्शन में क्या रहेगा? देखो ये 3 जो है ना, नीचे में जो 3 आ रहा है हर में, ठीक है, तो ये 3 से इसको भी गुना कर दो, इसको भी गुना कर दो, और इसको गुना करो ही नहीं, और इसको भी गुना कर दो। ठीक है, सबको 3 से गुना कर दो, सबको 3 से गुना कर दो, क्योंकि बट्टे में क्या आया है? 3। तो क्या हो जाएगा बताओ? 3x का स्क्वायर माइनस क्या आएगा बताओ? 3√2x आ जाएगा, प्लस अगर आप इसको 3 से मल्टीपल करोगे तो क्या आएगा आपके सामने? 1 आएगा। और यही आपका क्या है? फाइनल आंसर। बोलो, समझ में आया ये बात? चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चे, अगला सवाल का आता है कि यदि tan a बराबर 4/3 है तो sin a और cos a का मान बताओ। देखो, अगर आपको ये सब चीज़ अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैंने ऑलरेडी जो है इस पर जो है वीडियो अपलोड कर दिया है मैंने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आप जाइए वहाँ से, आप इस वीडियो को देखिए और समझिए, सॉल्व करिए। ठीक है, आपको मज़ा भी आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर सिर्फ सवाल को सॉल्व करूँगा। देखो, सबसे पहले बच्चा बताओ कि tan a बराबर क्या दिया हुआ है? तो आप बोलोगे 4/3 दिया हुआ है। तो आप बोलोगे tan a बराबर, एक फॉर्मूला होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है p/b, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो आप क्या करो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल देखो हमने बना लिया, और यहाँ पे क्या होगा? 90 डिग्री होगा। बच्चे बताओ, tan a है तो हमने a का नाम यहाँ दे दिया, b यहाँ दे दिया और c यहाँ दे दिया। p का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 4, तो ये 4 हो जाएगा। b का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 3, तो यहाँ 3 दे दिया। मेरे पास ये h का वैल्यू नहीं पता, ये आपके सामने p का वैल्यू आ गया, ये b का वैल्यू आ गया, मेरे सामने h का वैल्यू नहीं पता है। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अब 5वीं 6ठी क्लास से पढ़ते आ रहे होगे। क्या पढ़ते आ रहे होगे? पाइथागोरस का सूत्र से। तो पाइथागोरस का सूत्र क्या कहता है बच्चे? पाइथागोरस का सूत्र कहता है कि h का स्क्वायर जो है, यानी कि जो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है, वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, चलिए अब वैल्यू को पुटिंग करते हैं। h का स्क्वायर, तो उसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है, वही निकालना है। p का वैल्यू क्या दिया है बच्चे बताओ? 4, तो हम लोग 4 का स्क्वायर करेंगे, प्लस b का वैल्यू क्या दिया हुआ है? तो आप बोलोगे 3 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर करेंगे। तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं? 4 दूना 8, नहीं करना बच्चे। 4 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 4 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 4 गुने 4 बराबर क्या आएगा? 16 आएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? 16। 3 का स्क्वायर 3 गुना 3 यानी कि 9। तो बच्चे देखो यहाँ से एच स्क्वायर का वैल्यू क्या निकल के आएगा? 25। तो बच्चे हम लोग क्या करेंगे, एच का वैल्यू जब निकालेंगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा? 25, और 25 का रूट क्या निकलता है? 5। आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्या ये आंसर आ गया? नहीं, अरे ये तो हमको निकालना ही नहीं था, हमसे बोला गया कि साइन ए का मान निकालो। चलो हम लोग साइन ए का मान निकालते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है? p/h होता है। तो बताओ p का वैल्यू क्या है? 4। h का वैल्यू क्या है? h का वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाला, क्या निकाला? 5। h का वैल्यू 5 आया था ना। चलो ये एक आंसर आ गया। हमसे पूछा गया कि अब आप cos का वैल्यू निकालो, cos a का।
तो कोस ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग? देखो कोस ए बराबर होता है क्या? बी बटा एच। तो देखो बच्चे बी का वैल्यू क्या है? बी का वैल्यू क्या है? तो आप बोलोगे 3। एच का वैल्यू क्या है? तो आप बोलोगे क्या? 5। ये आपके सामने आंसर आ गया पूरा कंप्लीट। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि बिंदुओं 0,0 और क्या है बताओ? 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो दूरी निकालना है, यानी कि एक लाइन हम खींचते हैं ऐसे करके, एक रेखाखंड खींचते हैं। इसका पहला बिंदु है, मान लेते हैं ये ए, ये 0,0 दिया हुआ है। इसका दूसरा बिंदु मान लेते हैं हम क्या? बी, और ये दिया हुआ है कितना? 36,15 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ये x1 है, इसका वैल्यू 0 है, और आपको पता होगा कि ये y1 है, इसका वैल्यू भी 0 दिया हुआ है। अब आते हैं इस पे, तो इसमें क्या होता है कि ये x2, ये क्या है बताओ? तो आप बोलोगे 36, और ये y2 आपके सामने क्या दिया है? तो आप बोलोगे 15। तो क्या निकालने के लिए कहा गया है? दूरी। कहाँ का दूरी? ए से लेकर के बी तक का दूरी। तो हम लोग जानते हैं कि दूरी यानी कि ए बी अगर निकालना चाहते हैं तो दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब सारे के सारे वैल्यूज़ को हम लोग क्या करेंगे? पुटिंग करेंगे। बच्चे देखो होता क्या है? x2 का मान क्या है यहाँ पे बताओ? अब बोलोगे 36 माइनस यहाँ पे क्या आएगा? 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू क्या है? तो आप बोलोगे कितना? 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। बच्चे देखो यहाँ पे किसी भी संख्या को अगर 0 से घटाते हैं तो ये वही संख्या रहता है ना? तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि 36 का स्क्वायर सिंपल सा आ गया, प्लस 15 में 15 का स्क्वायर आ गया। अब आपको क्या करना है? सिंपल सा 36 का स्क्वायर क्या आता है? अब देखो 36 का स्क्वायर आप लोगों को याद तो नहीं होगा, पर मैं आपको निकालने का तरीका बता सकता हूँ। देखो 36 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 36 को 36 से गुना करके। ठीक है, अगर आप 36 को 36 से गुना करते हो तो आपके सामने क्या आएगा? 6 36 के 6, हाथ में कितना बच गया? 3, 6 3 18, 19 20 21, ये हो गया। अब यहाँ से ये काट देते हैं, फिर क्या हो जाएगा? 3 6 18 के 8, हाथ में कितना बच गया? 1 3 9, और एक क्या हो जाएगा? 10। अब यहाँ से क्या आ जाएगा? 6 9, यहाँ पर आ जाएगा 12, यानी कि 1296। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं? 1296 प्लस उसी तरह से 15 का स्क्वायर क्या है? तो 15 का स्क्वायर कैसे करेंगे हम लोग? देखो 15 गुना 15, जब आप गुना करोगे तो कितना आएगा? 225 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या? 225। तो बच्चे चलो अब इसको हम लोग जोड़ते हैं। जोड़ोगे तो क्या आएगा? देखो 1296 और 225 को जोड़ो, तो इसको जब जोड़ोगे तो किस तरह से आएगा? देखिए 6 और 5 कितना हो जाएगा? 11, 11 के 1, हाथ में कितना बचेगा? 1, 9 और 2 11, हाथ वाला क्या हो जाएगा? 12 के 2, हाथ में कितना बच जाएगा? 1, 2 और 2 4 और 1 कितना आ जाएगा? 5, और यहाँ पर आ जाएगा 1, यानी कि 1521 आ जाएगा। लेकिन इसका ये पूर्ण वर्ग भी निकलता है, तो पूर्ण वर्ग भी आपको निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको रफ करना पड़ेगा। तो रफ के लिए हम लोग क्या करते हैं? पीछे रफ कर लेते हैं यहाँ कॉपी में। देखो तो बच्चे जब आप इसका स्क्वायर निकालोगे तो क्या आएगा? 39 इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। 39 मात्रक, क्या लिखोगे? मात्रक, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन आपको जो है वो करना है एग्ज़ाम में भी। ये सब सवाल काफ़ी एग्ज़ाम में ट्रेंडिंग में है, आ सकता है एग्ज़ाम में। चलिए बच्चे अगले सवाल पर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि यदि 3 5 8 x 6 7 का माध्य 6 है तो x का मान बताइए। यानी कि माध्य आपके सामने दिया हुआ है और x का मान पूछा है कि एक नंबर यहाँ से मिसिंग है, उस नंबर का मान बताओ। आपके सामने माध्य का मान दिया हुआ है। तो बच्चे हम लोग सिंपल सा बात हम आपसे पूछते हैं कि माध्य बराबर, अभी अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि माध्य बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। हम लोगों ने जाना है कि माध्य बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या? सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग बटे क्या होता है? प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। फिक्स है, सवाल रहेगा है ना, मजाक में नहीं लेना इसको। माध्य कितना दिया है बच्चे? 6, तो यहाँ पर 6 बैठाएंगे। सभी प्रेक्षणों का योग जोड़ दो, 3 प्लस 5 प्लस 8 प्लस x प्लस 6 प्लस 7,
बटे में कितने फ्रैक्शन है टोटल, 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग क्या करेंगे 6 से डिवाइड भी करेंगे। चलो बच्चे, अब हम लोग इसको बढ़िया से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 6 बराबर 5 3 8, और 8 और 8 कितने हो जाएंगे 16, 16 और 6 22, 22 और 7 कितने हो जाएंगे 29, 29 प्लस, और ये x तो अलग प्रजाति का है, इसको लिख दो, और ये हो जाएगा कितना 6। नीचे क्या छिपा है, किसी भी संख्या के नीचे एक, एक को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग किसके साथ, देखो एक को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो कितना हो जाता है बताओ 29 प्लस एक्स बराबर, और 6 कितना हो जाएगा 36, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा 36 माइनस 29, और 36 में से अगर हम लोग 29 को माइनस करते हैं तो बताइए कितने बचेंगे, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ सब बच्चा, कितना बचेगा यहाँ से बताओ। 9 कितना हो जाएगा, 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 7 बचेगा, कितने बच जाएंगे 7। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा तरह से समझ में भी आया होगा। देखो बच्चे, इस टाइप का भी सवाल आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, जैसे कि ऊपर में ये सवाल तो नहीं आएगा, ठीक है, ये सवाल नहीं पूछा जाएगा आपको, लेकिन हाँ ये सवाल आप देख सकते हो यहाँ पे, क्या है सवाल कि HCF 306 और 657 का 9 दिया है, तो आपसे पूछा कि बताओ LCM 306 और 657 का मान क्या होगा, यानी कि आपको HCF का वैल्यू दिया हुआ है और आपसे LCM का मान पूछ रहा है, तो कैसे निकालोगे आओ समझाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो HCF इंटू LCM होता है। तो अब आपके सामने दो संख्या कौन कौन सा है, वो यही है 306 और 657 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे क्या 306 गुना 657, क्यों, क्योंकि गुणनफल बोला था, और HCF का वैल्यू क्या दिया है, तो आप बोलोगे HCF का वैल्यू हमारे सामने 9 दिया हुआ है, इंटू LCM का वैल्यू है क्या, नहीं, उसी को तो निकालना है, तो यहाँ पे लिखो LCM। अब रूल क्या कहता है कि जो भी मल्टीपल का चीज़ है वो अगर वो बराबर किस पर आना चाहता है तो उसको एक शर्त है कि उसको नीचे आना पड़ेगा, हर में आना पड़ेगा। चलो तो निकाल देते हैं कि LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657 बाय 9। अब इसको हम लोग 9 से कटिंग करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 9 तिया 27, 9 चौके क्या हो जाएगा 36, यानी आपके सामने जो है वो 34 गुना 657 निकल के आएगा। जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपके सामने 22 33 8 आ जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चे, अब हम लोग इस तरह के सवाल को सॉल्व करने का तरीका सीखते हैं। सवाल कहता है कि हल कीजिए x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1 और x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। कैसे सॉल्व करेंगे आइए समझते हैं। देखो, इसको हल करने के बहुत सारे विधि होते हैं, प्रतिस्थापन विधि होता है, विलोपन विधि होता है, वज्रगुणन विधि होता है, ग्राफी विधि होता है, तो आप किसी भी मेथड से यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर तो कोई विधि तो बोला नहीं है, तो सबसे अच्छा है विलोपन विधि से बनाओ, काफ़ी सरल है। देखिए, सबसे पहला इक्वेशन क्या दिया है, आप बोलोगे x/2 प्लस है, और फिर क्या लिखा हुआ है 2y/3 इज इक्वल टू -1। तो पहले हम इसको सीधा कर लेते हैं ना, ये बाय वाला फॉर्मेट थोड़ा अच्छा नहीं लगता है देखने में, चलो पहले सीधा कर लेते हैं इसको। एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 6, 2 और 3 दोनों अभाज्य संख्या है तो गुना हो जाएगा। 2 का पहाड़ा में 6 3 बार में आता है, तो इसको 3 से गुना करेंगे, क्या आएगा 3x प्लस 3 का पहाड़ा में 6 2 बार में आता है, 2 दोनों कितना हो जाएगा 4y बराबर कितना आएगा -1। हम लोग कितना लिखेंगे 3x प्लस 4y बराबर क्या आएगा -6। ये समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार से अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे लिखेंगे x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। नीचे क्या छिपा हुआ है आपको पता होगा, किसी भी संख्या है, दुनिया का कोई भी संख्या नीचे एक छिपा रहता है, नीचे क्या आएगा 3, 1 तिया 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x माइनस 3 एकम 3, तो यहाँ y एकम y हो जाएगा बराबर क्या होगा 3, और यहाँ 3 से इसको मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं हम लोग, तो क्या आएगा बताओ 3x माइनस y बराबर कितना आएगा 9। ये है हमारे सामने समीकरण नंबर 2। अब हम लोग के पास समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों है,
देख लो, यहाँ पर ये 3x है, यहाँ पर एक 3x है, तो हमारा काम बन जाएगा। आपको पता होगा, आपने बनाया होगा ऐसा सवाल। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या, समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 में क्या लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे क्या, 3x प्लस 4y बराबर -6। और यहाँ पर एक समीकरण हमारे सामने है 3x माइनस वाई बराबर 9। तो यहाँ पर लिख देते हैं क्या, 3x माइनस वाई बराबर क्या लिखेंगे, 9। और रूल क्या कहता है कि जो प्लस में है उसको माइनस में करो, और जो माइनस में है उसको प्लस में करो, जो प्लस में है उसको माइनस में करो। तो इससे होगा क्या कि प्लस माइनस एक जो चर है वो आपका कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा प्लस में 4y और प्लस में y। अब इसका ये माइनस का चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं है ना, इसका नया चिन्ह का वैल्यू है। तो 4y और 1y कितने y हो गए, 5y। और -6 और -9 कितने हो गए, -15। जिससे होगा क्या, 5 दिया 15, ये कट जाएगा, y का वैल्यू निकल के आएगा -3। ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। अब हम लोग y का जो वैल्यू है वो इस समीकरण में रखो, फिर भी आंसर आ जाएगा, या फिर इस समीकरण में रखो फिर भी आंसर आ जाएगा, कहीं पर भी रख दो। चलो हम लोग यहीं पर रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। चलो इक्वेशन 2 में रखते हैं, ज़्यादा सूटेबल होगा, ज़्यादा आसान पड़ेगा हमारा। चलिए लिखते हैं यहाँ पे समीकरण इससे 2 से, फिर भी इससे मेरा आंसर आ जाएगा। समीकरण 2 में क्या लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे 3x माइनस वाई है। आप देख सकते हो यहाँ पे y लिखा है, तो इस y की जगह हम डायरेक्ट लिख देते हैं क्या, -3 बराबर में 9। तो क्या आएगा, 3x माइनस माइनस क्या होगा, +3 बराबर क्या आएगा, 9। तो लिखेंगे 3x बराबर क्या आएगा, 9 माइनस का 3, तो बोलेंगे 3x बराबर कितना आएगा बताओ, 6। और ये कटेगा, 3 का 3, 3 दूना 6, तो x बराबर कितना आएगा, 2। तो इस प्रकार से हमारे सामने जो है वो y का वैल्यू -3 और x का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर ये सब्जेक्टिव में भी अगर आता है तो आप इसी तरह से इसका सॉल्यूशन करना एग्जाम में बैठ के। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यानी कि यहाँ पर के का कौन सा ऐसा वैल्यू रखेंगे जिससे ये समीकरण का जो है वो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अनेक हल होगा इसका मतलब आप लोग जानते होंगे कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है। यानी कि तीनों के तीनों अनुपात जो होते हैं वो बराबर होते हैं आपस में। तो चलो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ से समीकरण सबसे पहले लिखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है क्या, kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 बराबर में 0। ठीक है। अब इसमें से हमारे सामने है 12x प्लस ky माइनस के बराबर में 0। ठीक है, ये हमारे सामने सवाल जो है वो दिया हुआ है। अब आप देखोगे कि यहाँ से जो हमारे सामने a1 का वैल्यू है वो क्या दिया है, x के साथ देखो क्या है, x चर है, उसके साथ कौन सा एक नंबर गुना है, तो आप बोलोगे k। यहाँ से फिर निकालेंगे हम लोग b1 का वैल्यू क्या है, 3। फिर यहाँ से आते हैं c1 का वैल्यू, तो c1 का वैल्यू देखेंगे k माइनस 3 लिखा हुआ है, लेकिन माइनस भी है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस k माइनस 3। ठीक है। अब आते हैं हम लोग a2 का वैल्यू लिखने, तो a2 का वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे क्या है यहाँ पे 12। b2 का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा k। और यहाँ c2 का वैल्यू क्या है, माइनस का k। लेकिन सवाल में हमसे बोला था अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अनेक हल होने का मतलब क्या है, अनेक हल हैं। इसलिए हम लोग चूँकि अनेक हल हैं इसलिए हम लोग जानते हैं क्या लिखेंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है, ये कंडीशन होता है। अब a1 का वैल्यू क्या है कि a2 का वैल्यू क्या है 12, b1 का वैल्यू क्या है 3 और b2 का वैल्यू क्या है कि देखो इस तरह से लिखने से क्या होगा कि आप जल्दी जल्दी मान को जो है सही सही यहाँ पर बैठा पाओगे। ठीक है ना, इसलिए एक बार इस तरह करके लिख जरूर लेना एग्जाम में। समय बहुत रहता है, 3 घंटे समय रहता है आपको, है ना। और C1 का वैल्यू क्या दिया है बच्चे बताओ, C1 का वैल्यू दिया है माइनस में, लिख दो यहाँ पे माइनस। फिर लिखोगे आप क्या, K माइनस का 3 बट्टे में आ जाते हैं। C2 का वैल्यू क्या दिया है, माइनस का K। देखो इससे होगा क्या, माइनस और माइनस कट जाएगा। चूँकि हम लोग जानते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल है और हमको k का वैल्यू निकालना है, तो आप k का वैल्यू कहीं से भी निकाल लो, आप इन दोनों को रिलेट करके निकाल सकते हो,
इन दोनों को रिलेट करके निकाल सकते हो या इन दोनों को रिलेट करके निकाल सकते हो। आप कहीं से भी निकाल लो, आपके सामने आंसर निकल के आएगा। चलो, तो हम लोग इन दोनों को रिलेट कर देते हैं, इन दोनों को रिलेट कर देते हैं, काफ़ी आसान पड़ेगा। तो आते हैं, लिखेंगे इसलिए क्या लिखा हुआ है k/12, तो लिखते हैं यहाँ पर k/12 बराबर क्या लिखेंगे 3/k। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 3/k। अब क्रॉस मल्टीपल करो बच्चे, यहाँ से क्या होगा k का k से गुना होगा, क्या बनेगा k² बराबर 12 दिया कितना हो जाएगा 36। अब देखो यहाँ से अगर हम लोग रूट हटाते हैं तो क्या लिखेंगे प्लस माइनस रूट अंडर, ये हो जाएगा क्या 36। अब देखो इसलिए k का वैल्यू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 36 का वर्गमूल होता है क्या 6, यानी कि इसका आंसर प्लस में भी 6 और माइनस में भी 6, इसका आंसर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 6, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपके एग्जाम में इस तरह का सवाल आता है तो आपको इस तरह से सॉल्यूशन करना है। कहीं भूल तो नहीं गई इस सवाल को? आइए, 10a + b बराबर रूट अंडर 3 दिया है, 10a - b इज इक्वल टू क्या दिया है 1/√3। और यहाँ पर बोला गया कि a + b का जो वैल्यू है, एंगल जो a + b का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा है, लेकिन 90 डिग्री के इक्वल भी हो सकता है या फिर 90 डिग्री से छोटा भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ। और एक बात बोला गया कि एंगल a का जो मान है वो एंगल b से बड़ा होगा। सब सिंबल का मतलब समझो। और यहाँ बोला गया, तो बताओ कौन a और कौन b का मान क्या होगा, आराम से बता देंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बच्चे देखो यहाँ पे सवाल में दिया क्या है, पहले वो लिखते हैं। तो हम लोग लिखते हैं क्या 10a + b बराबर क्या दिया है √3 दिया हुआ है। तो बच्चे हम लोग जानते हैं कि 10a + b √3 जो है वो tan थीटा का मान भी होता है किसी ना किसी डिग्री में, तो tan 60 डिग्री के मान में होता है। तो यहाँ से 10 और 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे सामने a + b बराबर क्या बचेगा 60 डिग्री। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब लिखते हैं क्या इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या 10a - b बराबर क्या होगा 1/√3। तो अब आते हैं 10a - b बराबर कितना डिग्री का मान है ये 10 1/√3 बताओ। तो आप बोलोगे क्या 10 30 डिग्री का मान है। तो यहाँ से 10 और 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा a - b बराबर क्या होगा 30 डिग्री। ये मान लेते हैं क्या समीकरण 2। अब हम लोग इसको सिंपल सा क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। देखो मेरे पास दो समीकरण है, a + b बराबर 60 और a - b बराबर 30। अब हम लोग क्या करते हैं समीकरण 1 तथा 2 से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे a + b बराबर 60 डिग्री और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे a - b बराबर 30 डिग्री। अब क्या करते हैं चिन्ह चेंज, या फिर बिना चिन्ह चेंज किए भी बना सकते हो। चलो चिन्ह चेंज करके बनाते हैं, प्लस यहाँ माइनस। देखो ये बच्चा होगा क्या कि ये कट जाएगा, प्लस बी क्या आएगा +2 भी आएगा और 60 में से 30 घटाएंगे तो क्या बचेगा 30। 2 से ये कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पर बचेगा कितने 15, यानी कि b का वैल्यू आ जाएगा कितना 15 डिग्री आएगा। अब समीकरण 1 में चलो चाहे 2 में चलो, बात एक ही है। समीकरण 1 से इस तरह का सॉल्व हम लोग पीछे भी सवाल किए थे। क्या है a + b बराबर कितना है 60 डिग्री है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे a + b का वैल्यू क्या है 15 बराबर क्या लिखेंगे 60। तो हमारे सामने a का वैल्यू आ जाएगा 60 डिग्री माइनस 15 डिग्री। तो a का मान कितना आ जाएगा बच्चे बताओ, तो आ जाएगा यहाँ पे 45 डिग्री, इसका आंसर हो जाएगा। देखो इस तरह का सवाल अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप इस तरह से इसका सॉल्यूशन करिए एग्जाम में बैठ के पूरा बढ़िया से। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है जो आपके एग्जाम में न जाने कितने बार ही ये सवाल आ चुका है। तो बच्चे सबसे पहले सवाल को पढ़ो। कहता है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। काफ़ी इजी सवाल है। चलिए हम लोग बनाते हैं इस टाइप के सवाल को, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, फॉर्मूला कैसे याद रखना है उसका एक ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग बिना किसी देरी के। तो सवाल आपने पढ़ लिया। कहता है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी कि सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो कहता है कि बिंदुओं, देखो जब भी लैंग्वेज में बोलेगा बिंदुओं तो समझ जाना कि ये साइड का वैल्यू दिया हुआ है। तो बिंदुओं बोला तो हम मान लेते हैं कि इस बिंदु का -1,7 निर्देशांक है
और इसका जो है वो कितना है 4, -3 इसका निर्देशांक है। और इसको जो है ना किस अनुपात में विभाजित किया गया है, देखो यहाँ पर बोला है कि रेखाखंड को विभाजित करता है। विभाजित करता है का मतलब क्या हुआ कि इसको बीच में कहीं ना कहीं बांटता है। तो बांटता है तो मान लेते हैं कि इस जगह पे बांटता है, और बांटता है तो किस अनुपात में बांटता है 2 और 3, यानी कि ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अब ये है क्या भला, या तो ये m1 का वैल्यू है और ये क्या है m2 का वैल्यू है, ठीक है ना। चलो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, और यहाँ पे क्या आएगा x, और इसको इस निर्देशांक को हम लोग मान लेते हैं क्या y। अब फॉर्मूला क्या कहता है आइए समझते हैं। सबसे पहले ये सबको वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे, चूंकि दिया है, क्या लिखते हैं, चूंकि दिया है। क्या दिया है, तो आप जानते हो कि यहाँ पे x1 का मान कितना दिया है -1, और y1 का मान कितना दिया है 7। x2 का मान कितना दिया है, तो आप देखो x2 इसको मानो 4, तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या 4, और फिर आपके सामने y2 का वैल्यू क्या दिया है, तो आप बोलोगे क्या -3, तो हम लिखेंगे -3। m1 का मान कितना दिया है, तो हम लोग बोलेंगे 2, और m2 का मान कितना दिया है, तो हम लोग बोलेंगे 3। अब हमसे यहाँ पे ये सवाल करता है, हमसे बोला गया कि आप जो है इसका निर्देशांक निकालो। तो सबसे पहले हम लोग x का मान निकालते हैं, फिर y का मान निकालते हैं। तो x का मान कैसे निकालेंगे, x बराबर क्या होगा mx प्लस mx बटे m प्लस m, और क्या बोलना है 12 21। मतलब ये जो आप याद करते हो ना m1 x2 m2 x1, वो झंझट छोड़ दो, क्या बोलना 12 21, और यहाँ m1 प्लस m2। समझ में आया बच्चे। सेम उसी तरह से बच्चा y के लिए भी क्या बोलना है my प्लस my बाय m1 प्लस m2, तो आएगा ही आएगा, और यहाँ पर भी सेम चीज़ बोलना है क्या 12 21, या फिर बोल सकते हो 1 to 1, ठीक है ना। तो फॉर्मूला याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। x के लिए क्या लिखना है mx प्लस mx m1 प्लस m2, ठीक है, और 12 21 यहाँ पर भी my प्लस my 12 21 m1 प्लस m2। चलो अब सीधा सीधी क्या करना है आपको, वैल्यू पुटिंग करना है। देखो बच्चे x का वैल्यू निकालना है ना आपको, तो बताओ m1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो m1 की जगह पे 2 बैठाएंगे, बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। x2 का वैल्यू क्या दिया है बच्चे बताओ 4। देखो x2 का वैल्यू अच्छा से पुटिंग करना, इस तरह से लिख लेना एक जगह पे और आराम से पुटिंग करना। क्या दिया है, तो आप बोलोगे 4 प्लस m2 का वैल्यू बताओ, m2 का वैल्यू आप बोलोगे क्या है 3, गुना x1 का वैल्यू क्या है -1 बटे m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3, क्या लिखेंगे 2 प्लस 3। सेम y का वैल्यू भी निकालते हैं, पुटिंग करते हैं। चलिए आइए, m1 का वैल्यू 2, y2 का वैल्यू क्या है, तो देखो बच्चा y2 का वैल्यू यहाँ पे हमने लिखा है क्या -3, तो यहाँ लिखेंगे -3 प्लस m2 का वैल्यू क्या दिया है, तो आप बोलोगे क्या 3, इंटू y1 का वैल्यू क्या दिया है, तो y1 का वैल्यू देखो बच्चे यहाँ पे है 7, बटे में क्या आएगा 2 प्लस 3। अरे m1 का मान 2 था और m2 का मान 3 था, हमने यहाँ बैठा दिया। फॉर्मूला को देख देख के ही बैठाना है आपको, अपने से कुछ नहीं करना। फॉर्मूला देखो और आराम से लिखते चलो। देखो चलिए अब x इज इक्वल टू 2 4 2 8 प्लस और माइनस 3 एकम 3 बटे 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू निकालते हैं, 2 तिया 6 यानी कि -6 प्लस प्लस 7 तिया कितना हो जाएगा 21 बटे में कितना आएगा 5। तो बच्चा बताओ x इज इक्वल टू 8 में से 3 गया, कितने बचे 5 बटे 5, और यहाँ से क्या है y का वैल्यू निकालेंगे, कितने बचेंगे 15 बटे 5। अब देखो यहाँ से काट दो, 5 है कि 5 एक बार में कट जाएगा, 5 कम 5 5 दिया 15, 3 बार में कट गया। तो यहाँ से 3 निकल के आ गया, और यहाँ से क्या निकल के आ गया 1 निकल के आ गया 1, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं थोड़ा सा कि अतः आप इसका नाम भी दे सकते हो क्या a b, और इसका नाम दे दो क्या t। वांछित निर्देशांक p, जो हमने क्या माना था x और y, तो वो x का वैल्यू कितना आया है 1, तो 1 लिखेंगे। और इस जो y है, इस y का वैल्यू क्या आया मेरे सामने y इज इक्वल टू 3,
तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या 3। यही क्या हो जाएगा हमारे सामने आंसर। उम्मीद करता हूँ बच्चे आपको ये सॉल्यूशन काफ़ी पसंद आया होगा। चलिए पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो बच्चे अगले सवाल पर हम लोग आते हैं। कहता है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। देखो इस तरह का सवाल सब्जेक्टिव में आ सकता है, तो बढ़िया से पढ़ के जाओ बच्चे इस तरह का सवाल। चलो हम लोग सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले आप देख रहे हो कि निर्देशांक P जो है वो कितना दिया हुआ है। यहाँ पे P का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, तो आप बोलोगे क्या, एक ऐसे करके लाइन खींच के हम लोग निकाल ही लेते हैं क्या। इसका नाम देते हैं क्या P 2, -3 और यहाँ पे देते हैं क्या Q और यहाँ दे देते हैं कितना 10, y। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, वो जो दूरी दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है क्या 10 मात्रक दे रखा है, 10 मात्रक। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग यहाँ पे से जानते हैं ये x1 का मान है, ये y1 का मान है। तो x1 बराबर कितना है 2, y1 का मान कितना है -3, x2 बराबर कितना दिया हुआ है, तो हम बोलोगे कितना 10, और ये y2 का मान कितना दिया है y। तो हम लोग क्या निकालेंगे, दूरी बराबर एक फॉर्मूला होता है क्या, √अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आपको पता होगा कि इस दूरी का मान कितना दिया हुआ है 10, तो यहाँ पर 10 पुटिंग करेंगे। और देखो बच्चा यहाँ पे क्या है, रूट है, तो रूट को हटा के हम क्या करते हैं यहीं पे स्क्वायर लगा देते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि स्क्वायर कब लगता है, जब हम लोग मतलब कि रूट कब लगता है, जब स्क्वायर को हटाते हैं। तो इसका मतलब है कि रूट को हटाएंगे तो अब यहाँ स्क्वायर लगेगा। चलो x2 का वैल्यू क्या है 10, माइनस यहाँ पे क्या आएगा 2, सब वैल्यू यहीं पे दिया हुआ है, यहीं से देख देख के लिखना है, प्लस y2 का मान यहाँ पे स्क्वायर लगाओ, y2 का मान क्या है y, माइनस है यहाँ पे माइनस लिखो, y1 का मान क्या है -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, डायरेक्ट कर दिए। ठीक है, अब आते हैं 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 100, 8 में से 2 गया कितना बचा, सॉरी 10 में से 2 गया कितना बचा 8, ये क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस। अब देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो फॉर्मूला क्या है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि y इंटू 3। बच्चे क्या आएगा देखो 100 इज इक्वल टू 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y आएगा। अब सिंपल सा कैलकुलेशन है, बस कैलकुलेशन पर आपको ध्यान देना है और कुछ नहीं। ये कितना है 100, इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है बताइए, यानी कि 73 अगर हम लोग इधर लेके आते हैं तो 100 माइनस क्या आ जाएगा 73, और आगे हम लोग फिर सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो क्या बचता है यहाँ पे y का स्क्वायर प्लस 6y। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पर ठीक से, y का स्क्वायर प्लस 6y, ये बराबर देखो इसको घटाओगे तो 27 बचेगा, है ना 27 ही बचेगा ना, बिल्कुल। तो 27 बचेगा, तो 27 प्लस में बचेगा, बराबर किस बार लेके आओगे तो क्या बनेगा माइनस का 27 बराबर 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, एक द्विघात समीकरण बन गया आपके सामने। इसको ऐसा तोड़ना है ताकि 6 में आ जाए। देखो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं गुना करते हैं, तो गुना करोगे तो कितना आएगा बताओ, तो आप बोलोगे -27 वाई का स्क्वायर आएगा। अब इसको ऐसा तोड़ना है ताकि प्लस का 6 आ जाए, तो प्लस का 6 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे 9 तिया 27, यानी कि यहाँ पे प्लस में लाना है तो बड़ा संख्या प्लस में रखो, छोटा संख्या माइनस में रखो, एक वाई यहाँ एक वाई यहाँ, बस खत्म, यही करना है। अब हम लोग क्या लिखेंगे वाई का स्क्वायर प्लस का 9y माइनस का 3y माइनस का 27 बराबर में 0। आपने खूब सॉल्व किया होगा 9 क्लास में, 10 क्लास में, 8 क्लास में भी है। y यहाँ से कॉमन आएगा तो y प्लस 9 बचेगा, और यहाँ से आपका -3 कॉमन आएगा तो यहाँ पर y प्लस 9 बचेगा। इसमें खास बात क्या है कि ये और ये आपका जो है इक्वल इक्वल होगा ब्रैकेट के अंदर वाला। तो एक बार बाहर बाहर और लिखते हैं y - 3, और एक बार अंदर वाला लिखते हैं y - 9 इज इक्वल टू 0। अब होता क्या है इसमें कि y - 3 इज इक्वल टू 0 एक बार करते हैं, और एक बार y - 9 इज इक्वल टू 0 करते हैं, तो y का वैल्यू क्या आता है 3, और यहाँ y का वैल्यू आ जाता है क्या 9। बस यहाँ से हमसे पूछा गया था कि y का मान क्या है, तो हम बता देंगे कि y का मान देख लो, ये दोनों आ रहा है, क्या करना है देख लो।
बोलो समझ में आ गया। तो ये देखो बच्चा, इस तरह से इसका जो है कंप्लीट सॉल्यूशन है यहाँ पे। चलिए बच्चे अगले सवाल पर आते हैं। सवाल कहता है कि समांतर श्रेणी 1, -1, -3, -5 के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। तो देखो बच्चा, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे प्रथम पद। तो प्रथम पद जो हमारा ए है वो क्या दिया है, 1 दिया है, ठीक है। और हमको सार्वंतर निकालने के लिए बोला है, चलो निकाल देते हैं इसका सार्व अंतर, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं डी। तो इसमें क्या हो जाएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद को हमने A1 माना है, आप A1 A2 ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न का बात नहीं है। तो यहाँ पर ये A है, ये A1 है, तो ये A1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे, -1 माइनस A का वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, -2। ये इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो वृत्त का चतुर्थांश क्या होता है कि वृत्त का चौथा हिस्सा, जैसे कि देखिए ये एक क्या है, वृत्त है, ये आपके सामने एक वृत्त है, तो इसका चौथा हिस्सा क्या होगा, यानी कि 4 बराबर हिस्सों में बांटेंगे तो इसका जो एक हिस्सा है ये वाला हिस्सा हमेशा यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो आपको जो है इस एरिया का इसका एरिया आपको निकालना है, चतुर्थांश का एरिया, इसका एरिया निकालना है आपको, ठीक है। तो ये इसका त्रिज्या हो गया। त्रिज्या कितना दिया होगा यहाँ पे, 7 सेंटीमीटर। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बच्चा कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 गुना पाई का वैल्यू क्या है 22/7, आर का स्क्वायर यानी कि 7 गुना 7। यहाँ से ये क्या होगा, 7 से 7 कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो कितना आएगा बताओ, 11 सतह से कितना आएगा 77, और ये आ गया नीचे वाला क्या 2, ये क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे सामने पूरा का पूरा एरिया निकल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बच्चे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। सवाल कहता है कि जांच कीजिए कि x² - 2x बराबर -2 3 - x का होल एक द्विघात समीकरण है या नहीं। यह आपके एग्ज़ाम में सवाल इस तरह का आएगा, तो आपको कैसे जांच करना है चलिए सीखते हैं। सबसे पहले आपको सवाल को उतारना है एक बार। क्या कहता है, x² - 2x बराबर -2 3 - x। अब क्या लिखना है, x² - 2x बराबर क्या हो जाएगा, -6 माइनस प्लस क्या आएगा 2 का x आ जाएगा। 2 को x से गुना करेंगे तो क्या आएगा 2x आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कुछ कट सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं कटेगा, क्योंकि देखो ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो हम लोग इसको नहीं काट सकते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको काट देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना। बराबर के इस पार उस पार जब तक चिन्ह संख्या सब कुछ सेम नहीं रहेगा तब तक आप नहीं काट सकते हो या घटा नहीं सकते हो। चलिए देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब सबको बराबर किस पार लेके आना है, तो क्या हो जाएगा x² - 2x, ये बराबर किधर आएगा तो क्या होगा -2x, फिर इधर क्या आएगा +6 बराबर 0। x² - 2x क्या होगा -4x + 6 बराबर क्या आएगा 0। तो ये क्या है, क्या ये एक द्विघात समीकरण है, तो हम बोलेंगे कि हाँ ये एक द्विघात समीकरण है। क्यों, क्योंकि इसके पावर में क्या बचा, अंतिम सॉल्व करने के बाद जो है इसके पावर में क्या बचा है 2 बचा है, तो हम बोलेंगे कि हाँ यह एक द्विघात समीकरण है। तो बोलेंगे कि हाँ यह एक द्विघात समीकरण है, प्रूव्ड भी हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है, देखिए त्रिकोणमिति से है, वैल्यू पुटिंग से है, मान सारणी से सवाल है। तो मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ कि अगर आपने मान सारणी का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाइए और उसको देखिए। सवाल कहता है कि 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। चलिए हम लोग इसको समझते हैं। सवाल में जो लिखा हुआ है पहले बार उतारते हैं। 2 tan² 45 डिग्री माइनस cos² 30 डिग्री, यहाँ पे प्लस है, माइनस
साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब यहाँ पे क्या है, 2 बीच में कुछ नहीं तो क्या है यहाँ पे इंटू 1045 डिग्री का वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे 1, तो 1 का स्क्वायर, चूँकि स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पे, प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, यानी कि कोस 30 का वैल्यू क्या है, तो बोलोगे आप √3/2 और इसका क्या करेंगे स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या हुआ, यानी कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे √3/2 इसका स्क्वायर। देखो ये दोनों सेम डिजिट है, ये दोनों सेम नंबर है और सेम नंबर है, साथ साथ में देखो आप ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, दोनों सोल्व करने से कोई फ़ायदा नहीं है, दोनों कट के आखिर में 0 ही हो जाएगा। तो बराबर क्या होगा, 2 × 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, 2 को 1 से गुना करेंगे क्या आएगा, 2 आंसर आ जाएगा। बस इतना ही करना था ये। तो अगला सवाल है आपके सामने कि यदि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगा। तो बच्चे इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है कि PE प्लस PE नॉट इज इक्वल टू 1, यानी घटना घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना घटित ना होने की प्रायिकता का योग हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ये प्रायिकता का सवाल है, तो ऑब्जेक्टिव में आपके सामने ये सवाल आ सकता है। तो चलिए इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। PE का वैल्यू क्या दिया है, 0.05 प्लस PE नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा, 1। तो आपको पता होगा कि 0.05 जब बराबर के उस पार जाएगा तो मेरे पास इस पार क्या बचेगा, PE नॉट। 1 में से 0.05 घटाना है तो आप जानोगे कि क्या आएगा, 0.95 इसका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना, इस तरह का सवाल को ऐसे बनाना है। चलिए, इस तरह का सवाल मैं आपको सॉल्व करके दिखा दिया था कि यदि HCF का वैल्यू 2 है और LCM का मान पूछा जा रहा है आपसे, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, आपको लिखना है क्या, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो HCF गुने LCM। तो 2 संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, तो आप जानते हो 6 × 20 होगा, बराबर आपके सामने HCF का वैल्यू क्या दिया है, 2 दिया है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, गुना LCM का वैल्यू क्या दिया है, तो उसी को हमको निकालना है यहाँ पे LCM। तो होता क्या है, मल्टीप्लिकेशन वाला बराबर किस पर आके बट्टा में बनता है, या फिर आप डायरेक्ट काट दो यहाँ से, ये 10 बार में ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या निकल के आएगा, इसलिए यहाँ पर निकल के आ जाएगा क्या, LCM इज इक्वल टू 6 × 10 इज इक्वल टू 60, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चे, अगले सवाल है हमारे पास कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो साइन A और कोस A का मान ज्ञात करें। क्या होगा, चलिए आइए समझते हैं। तो मेरे पास एक ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। जैसे जैसे सवाल में बोलता है वैसे वैसे आपको काम करते चलना है। यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा और बोला कि जिसका कोण B समकोण है, तो B को समकोण बना देते हैं, ठीक है। तो और इसको हम मान दे देते हैं क्या, AB, और इसका नाम दे देते हैं क्या, C। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि सवाल में देखो बोला है साइन A और कोस A का मान निकालो, इसलिए हमने इसको A बना दिया, इसको B और इसको C बना दिया। इससे क्या होगा कि यहाँ से क्या होगा कि ये बेस ही रहेगा, ये परपेंडिकुलर ही रहेगा और ये हाइपोटेनस ही रहेगा। अगर आप A इसको मानते हैं तो परपेंडिकुलर आपका ये हो जाएगा और बेस आपका ये हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। इसलिए सबसे ईजी होगा कि आप A यहीं पर नाम दे दो। जिसमें बोला गया AB 24 है, ये AB जो है वो क्या है, 24 सेंटीमीटर का है। BC कितने हैं, ये जो है आपका 7 सेंटीमीटर का है। तो हमको सबसे पहले AC निकालना पड़ेगा, क्योंकि साइन A बराबर होता है P/H, तो H का वैल्यू यहीं से आएगा ना, तो ये हम लोग निकालते हैं सबसे पहले। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख देते हैं कि चूँकि दिया है, क्या दिया है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जहाँ एंगल B बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। और हमें जो है ज्ञात करना है वो तो आपको पता ही है। तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस का सूत्र।
पाइथागोरस सूत्र से। तो पाइथागोरस का सूत्र क्या कहता है कि जो कर्ण का जो स्क्वायर है, ये वाला AC का जो स्क्वायर है वो क्या होता है, BC का स्क्वायर और AB के स्क्वायर के बराबर होगा। तो हमारा AC तो हमको निकालना है, BC का मान क्या दिया है 7 का स्क्वायर प्लस AB का मान दिया है क्या 24 का स्क्वायर। हम इसको आराम से यहाँ पे लिखेंगे। तो AC का जो स्क्वायर है वो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576। तो AC का स्क्वायर बराबर क्या आएगा बताओ, तो आप बोलोगे क्या 625। दोनों को जोड़ देने से तो AC इज इक्वल टू क्या आएगा रूट अंडर 625 और 625 का वर्गमूल निकालोगे तो आएगा क्या 25। ये क्या आ गया सेंटीमीटर, यानी कि ये आपका हो गया 25 सेंटीमीटर का आ गया। अब आपसे जो भी वैल्यू पूछा है वो आप बना दो। वैल्यू क्या पूछा है साइन A, तो हम लोग जानते हैं कि साइन A बराबर क्या होता है P/H। P का वैल्यू क्या है, A है ना ये वाला, तो P का वैल्यू मेरे पास 7 है, H का वैल्यू 25 है। लो एक आंसर आ गया। अब हमको निकालना क्या है कॉस है। कॉस A का मतलब क्या होता है B/H। तो B का वैल्यू क्या है यहाँ पे 24 और H का वैल्यू आपका सामने क्या है 25। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको सॉल्यूशन काफ़ी अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। चलिए बच्चे अगले सवाल पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। सब्जेक्टिव में मान के चलो तो ये इस तरह का सवाल आपके सामने एक तो आएगा ही आएगा। हाँ 5 - √3 की जगह पे कुछ भी रह जाए, मैं एक ऐसा तरीका बताता हूँ जिससे आप सारे सवाल को सॉल्व कर लोगे। चलो तो सबसे पहले क्या है, इस तरह के सवाल में हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं क्या कि माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जहां P तथा Q दोनों पूर्णांक हैं। तो इस तरह से हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या का डेफिनेशन भी यही है कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं। देखो ये Q है, कंफ्यूज मत होना, ये Q है। P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां P और Q क्या है दोनों पूर्णांक है। तो इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ इसका मतलब कि जो 5 - √3 है वो किसके बराबर है P/Q के बराबर है, इक्वल होगा। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से √3 का वैल्यू निकालते हैं। तो ये तो माइनस में है तो इसको बराबर के उस पार भेज देते हैं और इसको लेते आते हैं इस पार। तो मेरे सामने क्या बचेगा 5 - P/Q इज इक्वल टू √3। या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √3 बराबर 5 - P/Q लिख सकते हैं। अब देखो बच्चा, अब यहाँ पे लिखना क्या है उस चीज़ को समझो। लिखना है चूँकि P तथा Q हर सवाल में है ना, इस टाइप का हर सवाल में आपको ऐसे ही लिखना है जैसे मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। चूँकि P तथा Q दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं, इसलिए P/Q एक परिमेय संख्या है तथा अब देखो P/Q एक परिमेय संख्या है तो 5 - P/Q भी एक परिमेय संख्या होगा तथा 5 - P/Q भी एक परिमेय संख्या होगा। अब थोड़ा सा इधर आते हैं, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। अब होता क्या है कि परंतु √3
एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, यह विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः 5 माइनस रूट अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे एक देना आपको प्रूव्ड। आपको यही फॉर्मेट में लिखने हैं, ठीक है। देखो आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है बच्चे। चलो बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। आते हैं इस सवाल की ओर। देखो बच्चे, इस टाइप के जितने भी सवाल हैं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैंने एक सेपरेट वीडियो में लगभग 27-28 या 30 मिनट के आसपास का वीडियो होगा, उसमें मैंने सारे के सारे कॉन्सेप्ट फार्मूला सारा रिवाइज करवाया है, बताया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक होगा, आप जाओ उस वीडियो को देखो, आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग इस सवाल को देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है इस बार आपके एग्जाम में, ठीक है। तो आप चलो ध्यान से देखो। यहाँ पे सवाल कहता है कि आपके सामने एक, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पर हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं तो लिख देते हैं क्या, ये देखो LHS होता है, ये RHS होता है, LHS इक्वल टू RHS दिखाना होता है, आपको पता होगा। तो हम लोग चलते हैं किससे, LHS से चलते हैं, ठीक है। तो और हमारे पास LHS में क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए, ये लिखा हुआ है हमारे पास। और हम लोग अब क्या करने वाले हैं, सिंपल सा रैशनलाइजेशन करने वाले हैं, यानी कि परिमेयकरण करने वाले हैं, ठीक है। होता क्या है कि 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए इंटू जो नीचे का नंबर है उसी को उठा के गुना कर देंगे, लेकिन एक शर्त होगा कि यहाँ पर माइनस में है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्लस में ही इसको गुना कर देंगे। इसी को बोलते हैं रैशनलाइजेशन का रूल, ठीक है, ऐसे करके। अब देखो बच्चा, सॉल्यूशन ध्यान से समझना, सॉल्यूशन इसका सब कुछ है। 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बाय, देखो बच्चे 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए का मतलब क्या है, आप जानते होंगे क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल क्या होता है। देखो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, माइनस साइन ए तो यहाँ पर क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए, इस तरह से आ जाएगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 1 प्लस साइन ए तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, कोस स्क्वायर ए होता है। हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखो स्क्वायर स्क्वायर से होगा क्या कि ये रूट खत्म हो जाएगा। अब इसके सामने केवल क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए बट्टे में क्या आएगा, कॉस है। अरे रूट न स्क्वायर न कटा है, कॉस तो है। चलो अब आते हैं इधर, 1 प्लस साइन ए बाई कोस, तो इसका मतलब हुआ कि 1 जो है इसके साथ भी है और साइन भी जो है वो भी इसके साथ है, दोनों इसके साथ है, तो अलग अलग करके लिख देते हैं। 1 बाय कोस है प्लस साइन ए बाय कोस है, तो 1 बाय कोस ए क्या होता है, ये है आपका सेक ए, प्लस साइन ए बाय कोस ए क्या होता है, टेन है, और यही आपका क्या है, RHS प्रूव्ड है। बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका सामने यही एग्ज़ाम में सवाल आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए चलो बच्चे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 का विभिन्न कर मूलों की प्रकृति तथा द्विघाती सूत्र का उपयोग करके मूल भी ज्ञात कीजिए। और 6 मार्क्स का नहीं, आपके एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का ये सवाल पूछा जाएगा, तो आप ये सवाल आप ज़रूर से ज़रूर बनाइए और सीख के जाइए। इस टाइप का कोई भी सवाल आता है 100% है कि इस टाइप का एक सवाल आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। तो चलिए हम लोग उसको समझते हैं और बनाते हैं। चलिए बहुत आसान तरीका से मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले आपके सामने क्या क्या दिया हुआ है, पहले आप वो चीज़ लिखो। तो सबसे पहले लिख देते हैं हम लोग, चूँकि दिया है कि क्या दिया हुआ है आपके सामने कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है जहाँ
ए क्या दिया हुआ है 1, बी कितना दिया हुआ है -3 तथा सी कितना दिया हुआ है 1 दिया है। तो सबसे पहले हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि ये मूलों के अस्तित्व में है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि डी का मान निकालो, विविध कर निकालो। तो डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का स्क्वायर का मतलब -3 का स्क्वायर माइनस 4a, ए का वैल्यू कितना है 1 और सी का वैल्यू कितना है 1। तो आप -3 का स्क्वायर करोगे बच्चे तो कितना आ जाएगा 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 1 4, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपके सामने 5। तो हम लोग देख रहे हैं कि डी का जो वैल्यू है वो 0 से क्या है ज़्यादा है, डी का जो वैल्यू है वो 0 से ज़्यादा है। तो हम बोलेंगे कि यह मूलों के अस्तित्व में है, इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे x = जो इसका द्विघाती सूत्र होता है वो बैठाएंगे -b प्लस माइनस रूट अंडर d/2 है। तो x = माइनस है, यहाँ पे माइनस लिखो। b का वैल्यू है कितना, देखो b का वैल्यू कितना है, आप बोलोगे -3, तो -3 यहाँ पे पुटिंग कर देते हैं प्लस माइनस। अब देखो रूट अंडर d का वैल्यू क्या आया है यहाँ पे 5, तो यहाँ पर क्या बैठाएंगे 5 बट्टे में क्या आएगा 2a, a का वैल्यू कितना है 1। तो x बराबर माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 5 का रूट तो निकलेगा नहीं पूरा पूरा, इसलिए इसको रहने दो, और बाय में क्या लिखो 2, यानी कि इसका आंसर यही हो जाएगा। यानी कि आपको एक बार इसको लिख देना है प्लस में और एक बार लिखना है माइनस में। ये प्लस माइनस का मतलब यही होता है कि आप इसको एक बार 3 प्लस रूट अंडर 5 बट्टे 2 लिखो, और एक बार आप लिखो 3 माइनस रूट अंडर 5 बट्टे में 2 लिखो। यही आपका आंसर हो गया, और ये आपके एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। आप देख रहे हो कितना ईजी है बनाना। अगर आपको थोड़ा सा भी समझने में प्रॉब्लम हुआ है तो बच्चे आप इसको एक बार दोबारा देख लेना आप इसको, ठीक है। तो चलो बच्चे, अब हम लोग सीखते हैं क्या, माध्यिका निकालने के लिए हम लोग सीखते हैं, ठीक है। ये एग्ज़ाम में आपका 5 मार्क्स का ये सवाल आएगा, तो आप ध्यान से देखो, और ये अंतिम सवाल है इस वीडियो का, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ वर्ग अंतराल लिखा हुआ है, और इस तरह से कुछ है वर्ग अंतराल 19 तक गया हुआ है, और यहाँ पर बारंबारता दिया हुआ है 6 30 40 16 4 4 इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को बनाना है, यहाँ पे बनाना पड़ेगा क्या वर्ग अंतराल, इस तरह से लाइन खींच के, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे बारंबारता। इसमें एक और कॉलम बनाना पड़ता है जो होता है संचयी बारंबारता का, और इस तरह से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे एक कॉलम बना लेंगे। आप स्केल से बनाओगे एग्जाम में आपका काफ़ी सटीक बनेगा। 1 से 4, फिर लिखा हुआ है 4 से 7, फिर है 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16 और 16 से 19। ये आपके सामने बना हुआ है। बारंबारता का मान क्या दिया है, चलो बैठाते हैं 6 30 40 16 4 और 4, ये ऐसे लिखा हुआ है। अब रह गया बात कि संचयी बारंबारता अब कैसे निकाला जाए। तो संचयी बारंबारता निकालने का अब तरीका मैं आपको बताता हूँ। अब देखो ध्यान से, संचयी बारंबारता में अब देखो बारंबारता का पहचान क्या है कि ये देखो कभी संख्या बढ़ रहा है कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, ठीक है। ऐसा हो रहा है, देखो 6 से 30 हुआ, 30 से 40, 40 के बाद फिर घट गया। लेकिन संचयी बारंबारता में ऐसा नहीं होगा, ये हमेशा बढ़ते हुए क्रम में जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे 6 है तो आप क्या लिखो यहाँ पे 6, ये 6 है और ये 30 है, तो 6 और 30 को आप जोड़ो, यानी इसको जोड़ना है और आपको यहाँ लिखना है। कितने आ जाएंगे, अब बोलोगे 36। अब देखो 36 और 40 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो अब बोलोगे क्या 76, ठीक है। अब जोड़ो, इतना आ जाएगा। फिर इसको और इसको जोड़ो, यानी कि 76 और 16 को जोड़ो तो कितने आएंगे, तो अब बोलोगे क्या 92, ठीक है 92 आएगा। अब 92 और 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 96,
और 96 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100। ठीक है, तो संचयी बारंबारता कैसे निकालना है आपको समझ में आया होगा। यहाँ 6 है तो आपको भी यहाँ 6 लिखना है। ठीक है, पहला डिजिट में कोई चेंज नहीं, पहला कॉलम में कोई चेंज नहीं करना। 6 है तो 6 लिखना है और अब नीचे वाले के साथ जोड़ते जाओ, जितना आया फिर नीचे वाले के साथ जोड़ते जाओ, फिर इसको जोड़ते जाओ, फिर इसको जोड़ो, फिर इसको यहाँ लिखो, फिर इसको जोड़ो, फिर इसको यहाँ लिखो। इस तरह से ये जो भी आएगा यहाँ पे आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको टोटल को जोड़ेंगे। ये n का वैल्यू है, जोड़ोगे इसको तो आपको आपके सामने यही नंबर आएगा, 100 आएगा। यहाँ का वैल्यू और इसको जोड़ोगे वहाँ का वैल्यू पूरा इक्वल आएगा। अब जो जो चीज़ यहाँ पे दिया है हम लोग उसको यहाँ पे लिखेंगे अच्छे से। क्या क्या दिया हुआ है देखो समझना, यहाँ पे चूँकि दिया है आपको फॉर्मूला पता होगा माध्यक बराबर। चलो मैं पहले फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। माध्यक का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF बटा F इंटू क्या होता है H। ये फॉर्मूला होता है माध्यक निकालने का। अब हमें L का ज़रूरत है, n/2 का ज़रूरत है, CF का ज़रूरत है और F का ज़रूरत है और हमें H का ज़रूरत है। कहाँ से निकालेंगे, सब कुछ यहीं पे दिया हुआ है। अब समझते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, n/2 का वैल्यू निकालो, इसी से काम हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 100/2 इज इक्वल टू कितना आएगा 50। ये आ जाएगा कितना 50। अब आपको देखना है कि ये जो 50 है, यहाँ पे जो मेरे पास जो 50 आया हुआ है, ये 50 कहाँ पे लाइज करेगा, ये जो वैल्यू है वो किसके बीच में है, 6 तो नहीं है, 36 के बीच में है क्या, नहीं है, 76 के बीच में 50 आता है तो आप बोलोगे हाँ आता है। 76 तक अगर 1 से लेकर के 76 तक अगर हम गिनती गिनेंगे तो उसमें 50 भी आएगा, ये 50 भी आएगा। तो मेरा काम हो गया। अब इसके सीधा वाला को हमेशा मैं जैसा बोल रहा हूँ आपको वैसे ही करना, मिल जाएगा ये। उसी के सीधा वाला को आपको क्या बोलना है, ये F है। और इसके सीधा वाला के इसके सीधे जाओगे तो ये क्या है आपका L का वैल्यू है। और इसके ठीक ऊपर वाला में ये चले जाओगे तो आपको मिलेगा क्या, CF का वैल्यू। फिर से एक बार बता रहा हूँ, n/2 का वैल्यू 50 आया, 50 का वैल्यू जो है इसके बीच में लाइज कर रहा था तो इसी के सीधा वाला को F मान लेते हैं, बारंबारता यानी माध्यक वर्ग की बारंबारता है ना, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। और ये आपका हो जाएगा क्या, संचयी बारंबारता। ठीक है, बारंबारता के ठीक ऊपर वाले की संचयी बारंबारता, वही है क्या CF। ठीक है ना। चलो अब हम लोग ये सबको बढ़िया से एक जगह लिख देते हैं कि हमारे सामने क्या क्या वैल्यू है। n/2 हो गया। अब हम यहाँ लिखेंगे क्या F का वैल्यू मेरे सामने कितना है, तो आप बोलोगे कितना 40 है, 40 है। और क्या क्या दिया हुआ है यहाँ लिख देते हैं। F का मान 40 है, L का मान कितना है, तो आप बोलोगे कितना 7। सबका वैल्यू होगा। अच्छा H का वैल्यू क्या है, तो वर्ग का अंतराल। तो बच्चे बताओ वर्ग का अंतराल यहाँ पे कितना है, 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, कितने का अंतराल है, तो हर बार 3 3 का अंतराल है। तो H का वैल्यू कितना आ गया 3। अब सब वैल्यू को यहाँ पे पुटिंग करो, आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। L का वैल्यू कितना है, तो L का वैल्यू बच्चे बताओ 7, तो यहाँ पे क्या लिखना है 7 प्लस n/2 का वैल्यू कितना है 50। देखो n/2 का वैल्यू हमने 50 निकाल चुका है, माइनस CF का वैल्यू। तो आप बोलोगे CF, अच्छा CF हमने नहीं लिखा, CF का वैल्यू जो है वहाँ पर 36 आया हुआ है, इसको भी यहाँ पर लिख देना 36। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 36 बट्टे में क्या है F का वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे F का वैल्यू यहाँ पे 40 है, तो यहाँ पे लिखो 40 इंटू H का वैल्यू क्या है, तो H का वैल्यू यहाँ पे आया है 3, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3। अब बस आपको क्या करना है, सिंपल सा सॉल्यूशन करना है और आपके सामने आंसर आ जाएगा। 7 प्लस, अगर हम लोग क्या करते हैं 50 में से अगर 36 घटाते हैं तो कितने बचते हैं बच्चे 14 बट्टे कितना आएगा 40, और यहाँ पे कितना आएगा गुना 3, तो 7 प्लस 14 तिया कितना होता है 42 बट्टे में कितना आएगा, तो आप बोलोगे कितना आएगा 40। अब देखो इसको आप चाहो तो यहीं पे भागा कर लो, अगर ये कट रहा है तो आप इसको काट सकते हो। यहाँ पे कितने से कट रहा है, ये 2 से काट देते हैं, ये 2 से काट देते हैं, कितना आएगा 21, और ये कितना आएगा 20, यानी कि मेरे पास 7 प्लस 21 बटे 20 है। देखो यहाँ पर बहुत सारा बच्चा क्या करता है, भिन्न का जोड़ करना शुरू कर देता है। अरे नहीं करना होता, आप क्या करो 20 को 21 से भाग कर दो, यहीं पे उसको डेसिमल में लेते लाओ, आपका काम हो जाएगा। जैसे हम क्या करेंगे, सिंपल सा हम क्या करेंगे कि इस ये जो 20 बाय
21/20 दिख रहा है ना, तो हमको 20 से हम क्या करेंगे, सीधा 21 से भाग कर देंगे। तो क्या आएगा, एक पॉइंट बैठाएंगे, 0 बैठाएंगे, भागा लग रहा है नहीं, 0 बैठाओ फिर 0 बैठाओ, अब क्या आएगा, 20 बचे 100 आ जाएगा। ये पूरा पूरा 0 0 हो गया। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि अगर हम इसको और इसको अगर हम भाग करते हैं तो मेरे सामने क्या निकल के आता है, 1.05। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1.05। अब देखो बच्चे, 7 + 1.05 तो क्या आएगा, 7 में से 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 8.05। ये तुम्हारे सामने क्या निकल के आएगा, आंसर। और इस तरह का सॉल्यूशन करोगे तो आपको जो है वो पूरा का पूरा 5 मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको माध्यक निकालने का तरीका भी बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ज़रा सा भी प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करो, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर से ज़रूर दूंगा, ठीक है। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इसी तरह का वीडियो आपको यहाँ पर इस चैनल पर मिलता रहेगा, ठीक है। तो सभी बच्चे इस चैनल से जुड़े ज़रूर रहिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।